नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे बताइए। किसी अभिभावक को आप बुला रहे हैं, बार बार आपके यहाँ PTM हो रही है, ठीक है, और उस PTM मान ले बच्चा का शिकायत हो या बच्चा की आपको प्रशंसा करना हो और वह कभी नहीं आता हो, वह कभी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब यहाँ पर आपको देना है। प्रश्न ये सभी राज्यों में आए हुए हैं, सबका आगे जो प्रैक्टिस होगा उसमें आपको सबका लिखा हुआ रहेगा कि किस राज्य में आया है, ठीक है। बच्चा की उपेक्षा करेंगे, बच्चा से आप उपेक्षा करेंगे तो वह गार्जियन को बुला के लाएगा, ठीक है, नहीं ला रहा है। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, ठीक है। अब है आप आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो कुछ शिक्षक कहेंगे बच्चों को दंड देंगे कि काहे नहीं बुलाता है, कुछ कहें अभिभावक को पत्र लिख देंगे, कुछ कहेंगे बच्चों की अपेक्षा करेंगे। तो ये तो सब आंसर यहाँ पर सही है, सबको अपने अपने स्तर से लग रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक यहाँ पर बोर्ड का आंसर था वो था आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी प्रश्न सही लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा उत्तर, ये भी उत्तर सही, लेकिन सही उत्तर है कि अगर एक अभिभावक को बार बार आपने सब तरह से आग्रह कर लिया, मिलने नहीं आ रहा, तो आप स्वयं उनसे जाके मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला, बच्चों को जिज्ञासा शांत करना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी के व्यवहार में जिज्ञासा आया हो, ठीक है। मान लीजिए कि एक बच्चा ने आपसे जानना चाहा कि सर ये रोड पर ये कौन सा संकेत है, रोड पर ये दौड़ता बच्चा का है, ये क्या संकेत है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, अगर जानते हैं तो ठीक है, जानते हैं तो जिज्ञासा तो सर नहीं है तो पूछ के किसी से उसकी जिज्ञासा को शांत हमें करना चाहिए। तो कब करना चाहिए बताइए, जब आप फुर्सत में रहेंगे तब नहीं, ये गलत चीज़ है। जिस समय उसका जिज्ञासा आपसे प्रकट किया कुछ जानने का, तो आप कब करेंगे, जब फुर्सत में रहेगा तब कीजिएगा, या विद्यार्थी फिर जब फुर्सत में आएगा तब कीजिएगा, या कुछ समय के पश्चात कीजिएगा, या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, अगर देखिएगा तो आपको सब सही लगेगा, लेकिन इसमें मेन ऑप्शन जो है आपका डी है कि तत्काल, मतलब उसी समय जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की गई हो, किसी चीज़ के प्रश्न को पूछा गया हो कि ये मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि सर ये किसका संकेत है, ठीक है, ये किसका, आपको उसी समय ये जिज्ञासा को शांत करना होगा कि ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है। बताना होगा किस तरह का संकेत रहेगा, किसका संकेत है, तो आपको बताना होगा कि ये बच्चा गिरजाघर का संकेत है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ से वो पूछ सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न क्या जिज्ञासा हमको किया गया है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का क्या तात्पर्य है। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न आपका तो 100% रहता ही है, और CCE पाठ भी आपको बनाया गया है ना, सिलेबस आपका है, तो आप CCE को देख लीजिएगा। CCE का तो 100% यहाँ पर सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है, PDF कंप्लीट है, आप लेके पढ़ लिए होंगे, जो जो जुड़े हैं वो तो लेके पढ़ लिए हैं, जो नहीं जुड़े हैं पहली बार जिनको वीडियो मिल रहा है वो यहाँ से देखिए, हैंड रिटेन नोट सभी सब्जेक्ट का लेकर के पढ़ना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो है JCERT किताब से पूरा पूर्ण रूपेण बनाया गया है और वहाँ से बहुत अधिक आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, तो लेकर के देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन शब्दावली में
CCE में शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो CCE में जो सेकेंड सी है उसका मतलब क्या है, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन केवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यापक है शब्द उसके लिए शैक्षिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। इस व्यापक का अर्थ है सेकेंड सी का अर्थ है। बच्चों में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है, यह विकास की अवधारणा के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकोन्मुखी विकास, भिन्नता का सिद्धांत या कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों का विकास जो होता है कहाँ से प्रारंभ होता है, सिर से होता है और कहाँ तक जाता है, पैर तक जाता है। तो सिर से जाता है पैर तक जाता है, यह कौन सा अवधारणा है। तो ये देखिए मस्तिष्क का विकास है, सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है सिर का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मस्तकोन्मुखी विकास। सबसे पहले सिर यानी मस्तिष्क, तो मस्तकोन्मुखी विकास को लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मस्तकोन्मुखी विकास, ठीक है। तो शिशुओं का विकास सिर से प्रारंभ होकर धड़ की ओर होता है, याद रखिएगा। सिर से मतलब मस्तिष्क से, तो मस्तकोन्मुखी विकास होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है, भ्रूणावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है, ठीक है। जब बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं तो सबसे पहले गर्भ में किस चीज़ का विकास होता है, सिर का, पैर का, धड़ का या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो विभिन्न वैज्ञानिकों का मत है उसके अनुसार बच्चों में सबसे पहले किसका विकास होता है, तो सिर का विकास होता है। किसका होता है, सिर का विकास होता है। किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास में गति एक समान नहीं पाई जाती है, किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास गति एक समान नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह कौन सा विकास की कौन सी अवधारणा है जिसमें लगता है कि बालकों में विकास की गति एक समान नहीं होती है, ठीक है। किसी बालक में विकास बहुत अच्छा हो जाता है, किसी में विकास बहुत कम होता है, किसी में और मंदबुद्धि होता है। ये कौन सा सिद्धांत है, ये इसका मतलब है कि बालक के विकास में क्या पाया जा रहा है, बताइए, भिन्नता पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, भिन्नता पाया जा रहा है, ठीक है। किसी का विकास बहुत कम समय में हो रहा है, किसी का विकास में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये भिन्न भिन्न जो पाए जा रहे हैं वो सिद्धांत कौन सा कहलाएगा, तो वो भिन्नता का सिद्धांत होगा। राइट आंसर ए होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसमें आपको बताया गया था अभी कि बच्चा क्या करता है, तो पहले यहाँ पे सामान्य काम करता है, पहले अपनी माँ को पहचानता है, बाद में सभी को पहचानता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मस्तकोन्मुखी विकास में क्या था, तो बच्चा का पहले जो विकास होता है वो किसका होता है, सिर का होता है, ठीक है। तो ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, इसको हम लोग भिन्नता के सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, ये भिन्नता का है, ठीक है। चलिए अगला है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है। पहला, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि के कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये भी सही है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, बिल्कुल सही है। और राइट आंसर है कोई नहीं या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और सभी, ठीक है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, किस दिशा में वृद्धि हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम कितना बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि हम 7 फीट का हो जाए तो आप 7 फीट का हो जाइएगा, ये आपका लक्ष्य काम नहीं करेगा, ठीक है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, मतलब कि बहुत कम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि का मतलब क्या हो, संकुचित मतलब बहुत कम जगह, यानी किसी भी पेड़ का आकार, लंबाई, ऊंचाई, आदमी का आकार, लंबाई, ऊंचाई, यही तो वृद्धि है, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत कम जगह पर प्रयोग होता है, इसलिए इसका संकुचित अर्थ है। राइट आंसर डी सभी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संबंध में सही कथन है, विकास के संबंध में सही कथन क्या है आपको बताना है, ठीक है। पहला है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, यह कथन बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग जितना भी करे कम है, क्योंकि विकास बहुत सा क्षेत्रों में होता है, इसलिए विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। राइट आंसर है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एकदम सही है। विकास धीरे धीरे होता है और एक निश्चित क्रम में होता है, यानी अगला ऑप्शन है डी सभी, तो राइट आंसर डी होगा, यानी इसका सभी आंसर है, ठीक है। तो हमेशा चलते रहता है, जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है, विकास चलते रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जीवन से चलना शुरू हुआ, मृत्यु तक चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि निरंतर चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि निरंतर चल रहा है, ठीक है। निरंतर चल रहा है तो इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर। चलिए अगला देखिए,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से पता चलता है। ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार या पठन विकार। ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित? देखिए आपको हमने बताया था लेक्सिया जैसी आएगा तो आप समझिएगा कि लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य है और बच्चा लुक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? लुक्स पढ़ रहा है। तो ये लक्ष्य वाला चीज़ जो है ना, पढ़ने का समस्या है लेक्सिया, इसलिए ये पठन विकार में जाएगा। याद रखिएगा लेक्सिया बहुत बार आया हुआ है। लेक्सिया मतलब लक्ष्य साबुन, लक्ष्य से लेक्सिया बनता है और लेक्सिया जैसे ही आएगा समझिएगा कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, यानी पढ़ने में गलती कर रहा था, इसलिए इसको पठन विकार में आप लेकर के जाइएगा। ठीक है। चलिए अगला है, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, भाषा विकार से, पठन विकार से। देखिए यहाँ पर लेक्सिया जैसे आएगा, लेक्सिया याद रखिएगा, लेक्सिया जैसे आएगा तो ये लक्ष्य साबुन के रखिएगा कि बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, लक्ष्य पढ़ना चाहिए लेकिन लुक्स पढ़ रहा था, तो लेक्सिया में कभी आगे ए लगा देगा तो एलेक्सिया, और लेक्सिया में कभी आगे डिस लगा देगा तो डिसलेक्सिया। ठीक है। तो ये लेक्सिया वाला जितना चीज़ आएगा वो पठन विकार से चला जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पठन विकार हो जाएगा। राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है। पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला में लक्ष्य साबुन का प्रयोग होता है तो लक्ष्य से लेक्सिया बनता है, इसलिए डिसलेक्सिया में चला जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में चला जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। ठीक है। इसका देखिए आपको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका चार्ट दे दिया है और जो आया है वो भी बता दिया है। उसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से थ्योरी पेपर उसका लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी को। ठीक है। लगभग सबको मिला हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए अगर आप कम पढ़ करके जो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है उतना पढ़ के अगर आप अंक उठाना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत कम है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है। इतना के अंदर से ही आपको सारा प्रश्न छपने वाला है। ठीक है। और यहाँ से आपका 60+ स्कोर आपको करने वाले हैं, तो 60% से ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। अब रही बात तो यहाँ पर 90 आप पार कर जाएंगे, इससे इसको देख लेते हैं तो यहाँ से ज़रूर लेकर के जुड़ करके पढ़ करके ही आप जाइएगा आप सभी को। ठीक है। इसको छोड़ के जा रहे हैं यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, इसलिए उसको लेकर पढ़िएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। ठीक है। प्रतिभाशाली कितना होता है बताइए? 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। ठीक है। उसके बाद प्रतिभाशाली हो गया, फिर प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 100 तक, 110 तक रहता है, 110 तक, तो 90 से 110 तक है बच्चा सामान्य है। क्या है? सामान्य बुद्धि का है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए इस प्रश्न को हमने आपके जैक का जो एग्ज़ाम हुआ था, आकलन एग्जाम हुआ था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी और देखिए तो हूबहू प्रश्न आया था। ठीक है। तो आपको जैक का प्रश्न हूबहू आपको देखना है तो आपको यहीं सेशन से, इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत से आपको बहुत ऊंचे स्तर के भी दिए जा रहे हैं, नीचे स्तर के भी दिया जा रहा है, लेकिन सही चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहाँ से लिए भी होंगे तो आप यहाँ से एक बार लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है। बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है। ठीक है। मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है। तो मानसिक आयु आपका कितना है? मानसिक आयु आपका है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष। ठीक है। तो अब इसके बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होगी? बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, अगर आप बुद्धि लब्धि नहीं देखें तो बुद्धि लब्धि का अलग से PDF आपको हमने बना दिया है, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। मानसिक आयु बट्टे होता है वास्तविक आयु। ठीक है। क्या होता है? बट्टे होता है वास्तविक आयु और इंटू में होता है 100। ठीक है। मानसिक आयु बच्चा का कितना है बताइए? मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष है और इंटू आप क्या कर देंगे? 100। ठीक है। 4 से 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में
25 25 कितना हो गया 125, यानी बुद्धि लब्धि 125 है। अब बच्चा जो है कैसा है, सामान्य बच्चा नहीं है, ये उत्कृष्ट बच्चा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसको कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, या कोई नहीं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला जो है परिवार को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यूपी टेट 2011, सिटी टेट 2017, बिहार टेट 2011, जे टेट 2016। कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल या सभी। ठीक है, तो कुनैन नामक दवा जो है सिनकोना की वृक्ष से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बहुत बार आया है ये प्रश्न, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यही तो हम बताए ना कि आपको यहाँ पे सभी टॉपिक को हमने JCERT किताब, तो आप देखिएगा जो EVS होता है आपको EVS, तो दो चीज़ का मिला हुआ स्वरूप आपको मिलेगा, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का। ऐसे सोचिए कि EVS कहीं एक जगह मिले, तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो बायोलॉजी और ज्योग्राफी में ढूंढिएगा तो सब चैप्टर इसका बारी बारी से मिल जाएगा, और सबको बना दीजिए एकदम। तो हम सबको बना दिए हैं, जहाँ से जो चैप्टर मिला एक लाइन से बना दिए, जिसमें जितना प्रश्न बना सब बना दिए। और ये पूरा सफिशियंट है आपका EVS, ये तो दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, अगर इतना आप ढंग से इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा, तो आपको जो 30 नंबर का प्रश्न है वो किसी तरह से आप सोच समझ के 25 जरूर पार कर लीजिएगा। आप लोग समझ गए? तो यहाँ से देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर का इसमें कोई चीज़ है नहीं, आपको सब किताब का चैप्टर भी बता दिए हैं। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा होती है। देखिए ये प्रश्न आया था आपका किस में, तो आकलन परीक्षा में भी आ गया था, जो कि बनाया हुआ था मेरा, और यहाँ से प्रश्न आपका आया था। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, 130, 140 या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड राज्य में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है आपका 140 सेंटीमीटर। CG टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। बहुत बार देखिए यूपी टेट 2018 में, झारखंड में भी आया था ये भौम जल का स्तर। ठीक है, इसका कमी आने का कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है, यदि जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल का आवश्यकता होगा, उतना ही घर बढ़ेगा, उतना ही जो है कि आपको क्या होगा, बोरिंग होगा, उतने ही चापाकल होंगे। तो ये सब क्या होगा? तो भौम जल स्तर में कमी होगा। ठीक है, कृषिगत उपयोग, हम कृषि कार्य करते हैं तो भी भौम जल स्तर में कमी होती है। वर्षा का असमान वितरण, ये तो भौम जल स्तर की कमी आने का सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि किसी वर्ष वर्षा जो है 250 मिलीमीटर हो जाती है, किसी बार 120 मिलीमीटर होती है, कभी किसी बार 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इससे क्या होता है? भौम जल स्तर में कमी होता है, एक सामान्य वर्षा नहीं होती है तब। ठीक है, तो वर्षा का असमान वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी ये सभी आंसर होंगे, राइट आंसर डी होगा। भौम जल की जनसंख्या सभी है। ठीक है, राइट आंसर डी है। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? बताइए, झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सिमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सिमन उरांव को झारखंड का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं, वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, कोई नहीं। ठीक है, तो वृक्ष जो है जल को अवशोषित अपने जड़ों के द्वारा करते हैं, यानी जड़ के द्वारा वृक्ष जल को अवशोषण करते हैं। MP टेट 2014, उत्तराखंड टेट 2018, CG टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? चलिए, जे टेट 2016, MP टेट 2018, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, कोई नहीं। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है जब वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? गर्म ज़्यादा हो जाता है वहाँ का वायुमंडल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ का गर्मी तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विश्व उष्णन, हिंदी में या अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ये विश्व उष्णन होता है। ठीक है, तो इसमें किस में है? तो बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड? ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? देखिए चिपको आंदोलन जो है आपको उत्तराखंड राज्य में चलाया गया है। हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, पुदीना, हल्दी या मूली या सभी? CG टेट 2021, पंजाब टेट 2016, यूपी टेट 2019। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? तो वह है ब्रायोफाइलम, या जिसको हम लोग पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिकीय,
बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय या कोई नहीं। ठीक है, तो ईस्ट जो है आपका एकल कोशिका जीव की श्रेणी में चला जाता है। ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? पंजाब टेट 2019 से पूछा गया है। मुकुलन, कायिक, प्रकाश संश्लेषण या सभी। ठीक है, तो ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा होता है। जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या कोई नहीं। ठीक है, जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाने जाते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता को भी आप सभी को पढ़ के जाना है। प्रायिकता से कुछ प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इजी प्रश्न रहेंगे, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक पासा, तो सबसे पहले पासा आता है तो टोटल संख्या उसमें क्या होता है? तो पासा का जो गोटी होता है वो लिखा रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6, यही 6 चीज़ आते हैं ना पासा में। तो पासा में कुल संभावना कितनी हो जाती है? पासा की जब भी बात किया जाएगा तो कुल संभावना इसका 6 होगा। कुल संभावना कितना होगा? 6 होगा। और बाकी घटना तो अलग अलग घटते रहती है। तो प्रायिकता कैसे निकाला जाता है? तो PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी घटना है, प्रायिकता बराबर होता है NE, जो घटना पूछा जा रहा है उसकी संख्या, और नीचे होता है कुल संख्या। ठीक है, यदि पासा की बात किया जाए तो कुल संख्या यानी NS के जगह पर कुल संख्या हमेशा 6 लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या, यहाँ पर घटना जो पूछ रहा है कि सम संख्या कै गो आएगा। ठीक है, तो पासा पर कौन कौन किस संख्या आता है आप देखते होंगे, लिखा हुआ रहता है, बिंदु के रूप में बैठा हुआ रहता है, यही रहता है ना। इसमें सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो अगर सम संख्या की बात करेगा तो आपके दिमाग में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कुल घटना आपके दिमाग में क्या घटेगा? 3 गो। तो कुल घटना की संख्या 3, और टोटल पासा के लिए घटना कितना होता है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 किस में है? ए में है, तो ए इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए एनी जो घटना की संख्या है, सम संख्या बोल रहा था, सम संख्या आपके दिमाग में क्या घटना चलेगा? 2 4 6, यानी 3 गो चलेगा। NS क्या गो चलेगा? NS हमेशा जब पासा की बात करेगा तो 6 गो होगा। तो PE बराबर क्या होता है? NE बटा NS, 3/6 1/2 होता है, यानी P सम संख्या बराबर घटना की संभावना की संख्या बटे कुल संख्या 3/6, यानी 1/2 हो गया। क्लियर हो गया? व्यक्तियों के समूह में 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष हैं, पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम का ये जो है टोटल PDF और वीडियो आपको दे दिया गया है। आप सभी जो तैयारी किए होंगे वो बहुत से लोग 50 से 50 ला सकते हैं, जो नहीं तैयारी किए होंगे उनको यहाँ दिक्कत है, तो आप सभी तैयारी कर लीजिए। टोटल PDF वीडियो आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए टोटल कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं कुल व्यक्ति। 6 स्त्रियाँ हैं, शेष पुरुष है, तो पुरुष 6 स्त्री हो गए तो पुरुष कितने हो गए? 4। पुरुष का प्रतिशत, ठीक है, तो पुरुष का प्रतिशत मतलब ऊपर पुरुष की संख्या और नीचे कुल संख्या 10 और इंटू क्या करते हैं? 100। 10 दहियम 100 और 4 दहियम 40, तो 40% होगा। 40% किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक घड़ी रुपये 6000 में खरीद कर 6500 में बेचा जाता है, लाभ हानि क्या और कितना होगा बतावें। ठीक है, 6000 में खरीदा गया, मतलब CP यहाँ पर 6000 है। ठीक है, और बेचा गया 6500 में। SP यहाँ पर कितना है? 6500। विक्रय मूल्य 6500 है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, इसलिए लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो बड़का में से छोटा घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। विक्रय मूल्य 6500 है और माइनस ये 6000 है, तो 500 रुपया हो गया। 500 रुपया किस में है? लाभ, तो B में है, राइट आंसर इसका B हो जाएगा। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा होती है? सममिति रेखा मतलब समान आकार की रेखा जितनी बार मोड़ी जा सके। ठीक है, तो एक वर्ग है, मतलब वर्ग में क्या हो गया? चारों भुजा बराबर हो गया। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो गया, तो एक बार हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं इस तरह से। ये दोनों एक दूसरे पर जाकर बढ़ जाएगा। एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ये दोनों इस पर बढ़ जाएगा। एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ये इस पर बढ़ जाएगा और ये इस पर बढ़ जाएगा। एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ये वाला इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, यानी 4 बार इसको हम मोड़ सकते हैं। तो एक वर्ग में 4 सममिति रेखा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 3 4 6 10 का माध्य है। माध्य क्या है आपको बताना है। यह वर्गीकृत आंकड़ा 12 बटन आपको दिया गया है सिलेबस में, अभी न्यू में आ गया है। तो माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का कुल योग 2 + 3 + 4 + 6 + 10 बट्टे कुल संख्या। तो क्या वो संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया।
अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 3 5 4 9 6 15 और 10 25। अब बट्टा में कितना हो गया 5 5 25, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 किस में है, ए में है, ए यही इसका आंसर हो जाएगा। परिवार किससे कहते हैं? माता पिता और बच्चों का समूह, एक दूसरे से संबंधित लोगों का समूह, एक ही घर में रहने वाले लोगों का समूह। राइट आंसर डी सभी। तो परिवार इन सभी को कहते हैं, राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी जीव का उदाहरण है गाय, बकरी, हिरन सभी। गाय शुद्ध शाकाहारी है, बकरी भी शुद्ध शाकाहारी है, हिरन भी शुद्ध शाकाहारी है। राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, सोनम की दादी को रात में कम दिखलाई देता है, वह किस रोग से ग्रसित है? मिनी माता, रतौंधी, ग्वाइटर या बेरी। ठीक है, सोनम की दादी को रात में कम दिखलाई देता है, वह किस रोग से ग्रसित है? तो वह रतौंधी रोग से ग्रसित है। वो किस रोग से ग्रसित है? रतौंधी रोग से ग्रसित है। का श्वसन अंग है नसा छिद्र, फेफड़ा, नसा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो मेढक का श्वसन अंग कौन है? नसा छिद्र और फेफड़ा दोनों है। ठीक है, जैव घटक में शामिल है, जैव घटक में कौन कौन शामिल है? गाय, बकरी, कुत्ता या सभी। ठीक है, तो जैव घटक में सजीव वस्तुओं का संसार होता है, यानी गाय भी सजीव वस्तुएं हैं, बकरी भी सजीव है, कुत्ता भी सजीव है, इसलिए सभी। राइट आंसर डी होगा, सभी जैव घटक में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 होगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH41, NH42, NH44, कोई नहीं। ठीक है, तो NH44 अभी हो गया है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो रेल परिवहन सबसे अधिक रोजगार सृजन करता है। ठीक है, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा था। शून्य कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण जो है आपका शून्य कोण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है, पंजाब टेट 2017 में पूछा गया है। शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। पूरे एक्यूरेट 90 डिग्री का कोण जो है आपका समकोण कहलाता है। 3 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? ठीक है, चलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 × 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9। याद रखिएगा 5 अंक का 5 × 9 ये होता है। अब छोटी संख्या का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 हमेशा लिखना है और 2 अंक है इसलिए 0 1 को दीजिएगा 10। 3 अंक की छोटी संख्या 1 हमेशा और 3 है इसलिए 0 2 को 100। 4 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 कैगो होगा बताते चलिएगा 3। 5 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 कैगो होगा 4 को होगा। क्लियर हो गया होगा ना? तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे ना, जो भी पूछेगा। तो पूछा 3 अंक की बड़ी संख्या तो क्या लिखे बताइए? 3 को 9 लिख दिए। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 3 अंक है तो क्या को 0 2 को 0। इसको जोड़ देंगे हम, योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे 9 9 9 1 10। ठीक है, 1099 आ रहा है। 1099 किस में? सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे बाकी बनाया हुआ है। चलिए, बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। 88 सेंटीमीटर क्यूब, 84 सेंटीमीटर क्यूब, 98 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, चलिए बेलन की बात है। बेलन का हम यहाँ पर बना के देखेंगे। एक बेलन है, मान लीजिए इस तरह से एक बेलन हमने लिया है। यहाँ पे एक बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन है। इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये कह ले ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब ये कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h होता है। ठीक है, पाई का मान कितना है? तो पाई का मान 22/7 होता है इंटू r²। r कितना है? तो 2 × 2 और h कितना है? 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, 88 सेंटीमीटर किस क्यों है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3:2:5 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3:2:5 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रीट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। 30%, 20%, 50% या कोई नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 रुपया है
तो उस 2 रुपये का अनुपात 3 हो गया। 5 रुपये है तो इसका अनुपात 2 हो गया। 10 रुपये है तो उसका अनुपात 5 हो गया। ठीक है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत पूछा। ठीक है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात। तो 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5 है तो 5 हो गया। और बट्टा में कुल अनुपात कर दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 2 5 और 5 10 हो जाएगा। और इंटू क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। 10 दहेम कितना हो गया 100 और 5 दहेम कितना हो गया 50। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से बना हुआ है, आपको बनाया हुआ भी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न फिर यही सिक्का पर है। सिक्का से एक प्रश्न बार बार आ रहा है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप लोग देख करके ही जाएंगे सिक्का वाला प्रश्न को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 1:2:3:4 है। तो 5 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात सबसे पहले पता कर लीजिए। तो शुरू बार 1 है तो यहाँ पर जो शुरू अनुपात है वो 1 वाला है। तो 1 रुपये वाले सिक्के का अनुपात 1, 2 रुपये सिक्के का अनुपात 2, 5 रुपये वाले सिक्के का अनुपात 4 और 10 रुपये सिक्के का अनुपात यहाँ पे 4 है। 5 रुपये सिक्कों का अनुपात 3 है। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत पूछा है। तो 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात सबसे पहले लिखिए। तो अनुपात है 3 बटे कुल, जिसको जोड़ दीजिए, टोटल अनुपात जो रहता है वो जुटता है। तो 1 2 3 3 6 और 4 10, नीचे हो गया 10 और इंटू हो गया 100। 10 दहेम कितना हो गया 100 और 3 दहेम कितना हो गया 30, यानी 30% है। 5 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत कितना है 30 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, ये 3x है और ये 6x है। तो x का मान कितना होगा बताना है, 10 20 30 या 40। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये 2 भाग में बट गया, ये 3x है और ये 6x है। ठीक, तो ये दोनों का योग कितना होगा, एक सरल रेखा पर सभी कोणों को जोड़ दीजिएगा तो उसका मान 180 होगा। तो आपको हो गया कितना, यहाँ पे देखिए, तो हो गया आपका 3x + 6x और बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 3x और 6x 9x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बट्टे 9, 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, 20 x का मान 20 डिग्री हो गया, राइट आंसर 20 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। 120, 125, 130, कोई नहीं। अभी आपको बताएं कि बड़ा घन का आयतन कर दीजिएगा। तो घन का आयतन यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा 3 बार होता है। अब बटे छोटा घन का आयतन कीजिएगा तो ये हो जाएगा भुजा गुने भुजा गुने भुजा। 50 25 25 25 कितना हो गया 125, यानी 125 घन बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा 125 घन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी बना के आपको हम दे दिए हैं। एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, एक दूध वाला होटल में कितना दे रहा है, सुबह को 32 लीटर और शाम को कितना दे रहा है 68 लीटर। सुबह शाम मिलाकर एक दिन उसका दूध कितना हो गया, तो 8 2 10, 3 6 9 और 1 10। ठीक है, 10 हो गया, यानी 100 लीटर दे रहा है। अब 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 15 रुपये प्रति लीटर। 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये, तो 100 लीटर दे रहा है, तो एक दिन का उसको कितना धनराशि मिल रहा है 1500 रुपया। कितना मिल रहा है आपको 1500 रुपया मिल रहा है। 1500 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है, वहाँ कोई बात कर रहा है। वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है। वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं। जब इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लग रहा है, वहाँ कोई बात कर रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन बात कर रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है। तो अनिश्चितता का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ कोई बात कर रहा है, कौन सा सर्वनाम है, राइट आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है,
अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है बताइए। अंदर कोई आ रहा है, सर्वनाम कौन सा है? पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, या सभी, ठीक है। अंदर कोई आ रहा है, ये पढ़िएगा वाक्य। तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर कोई आ रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, मतलब अनिश्चित चीज़ है। तो अनिश्चित चीज़ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भीड़ क्या है? भीड़ मतलब कि जहाँ समूह, जहाँ 2, 4, 10 व्यक्ति जुड़ जाते हैं वहीं पर भीड़, उसी को भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ जहाँ समूह होता है वहाँ को भीड़ कहते हैं। तो इसलिए जहाँ भीड़ हो गया तो 2 या 4 से अधिक व्यक्तियों का समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। का बहुवचन होगा घोड़ाएँ, घोड़े, घोड़ियाँ, घोड़ाओं। एमपी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े होगा। क्या होगा? घोड़े होगा, ठीक है। सज्जन का संधि विच्छेद है। हिमाचल प्रदेश स्टेट का ये 2014 का पूछा गया था कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज जोड़जन, सद जोड़जन, सत जोड़जन, कोई नहीं है। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है सत जोड़जन। बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है। सज्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। और यहाँ पर सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही लाए गए हैं जो कि किसी राज्य में पूछे गए हैं। बाहर का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आप सभी को तैयारी के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा जिससे कि टेट में अच्छा मार्क्स आपको आ सके। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? राजस्थान टेट 2016 का पूछा गया है। स्वयं पैर पर चलना, पैर को खड़ा करके चलना, आत्मनिर्भर होना, कोई नहीं, ठीक है। अपने पैरों खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ है आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है। हिमाचल प्रदेश स्टेट का पूछा गया है। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है बहुत प्यारा होना, बहुत तारा आँख में दिखाना, तारा आँख में दिखना, एक ही तारा होना, ठीक है। तो आँखों का तारा होना का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना, ठीक है। बाजार जा रहा है किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। सबसे पहले जा रहा है मतलब वर्तमान काल है, ये बी आंसर क्लियर हो गया है, भूतकाल नहीं होगा, ठीक। अब बाजार जा रहा है, जा रहा है मतलब अभी जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, ये अपूर्ण है। बाजार जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, जाने की तैयारी हो रही है, मतलब काम अनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। अपूर्ण है मतलब कि आपको जाना होगा अपूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जिसमें वाक्य को लगे कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा, ठीक है।